गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय सेल्फ शिल्पी आर्या और आज हम बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट इसे फंडामेंटल ऑफ लाइफ कहते हैं, सेल पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस ये है कि बायोलॉजी एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। इंटरेस्ट में ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे पता है कि जिनका बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं होता, फॉर दैट मैटर जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं होता, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है इस टॉपिक को कॉम्प्रीहेंड कर पाना। बट आई ट्राई, मैं अपने एंड से इस टॉपिक को जितना इंटरेस्टिंग बना सकूं आप सबके लिए कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। तो होपफुली आप मेरे साथ बहुत पेशेंस के साथ में नोट भी करेंगे और टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम थोड़ा सा पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं कि आज हम इस क्लास में क्या क्या समझने वाले हैं। हम सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सेल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को डिकोड करेंगे कि सेल को डिफाइन कैसे किया गया है और सेल की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद एक्चुअली में सेल कैसे डिस्कवर हुई, रातों रात इसकी कैसे इन्वेंशन हो गई, उसकी डिस्कवरी के ऊपर थोड़ी सी हिस्ट्री क्या रही है उसको थोड़ा सा समझेंगे। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है ऊपर की तीनों, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और डिस्कवरी, कि इनसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, इनसे रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये लोडेड विद फैक्ट्स हैं। तो इस वाली इंफॉर्मेशन को ऑफकोर्स हम समझ लेंगे, लेकिन द थिंग इज कि अल्टीमेटली वी हैव टू रिटेन इट। इसका कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है। हमें सिर्फ इसको फैक्ट को घोट के पी लेना और कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज एग्जाम में पूछा जा रहा है तो हमें करना पड़ेगा। फिर हम पार्ट्स ऑफ सेल की बात करते हैं। आउटर, इनर और मिडिल जैसा कुछ होता नहीं है, बट आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने खुद से ही इसको ऐसे ब्रेक डाउन किया है कि आउटर शेल का पार्ट क्या होता है, जिसमें हमारा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जो शेल का आउटर कवरिंग होता है उसको हम समझेंगे। फिर हम इनर पार्ट की बात करते हैं। इनर पार्ट में आपका जो सेल का न्यूक्लियस वाला सेगमेंट होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, उसके बीच में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस जैसी चीज़ क्या होती है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम इसमें डील करेंगे। और फिर उसके बाद आता है मिडिल वाला पार्ट। हमने आउटर पढ़ लिया, इनर पढ़ लिया, मिडिल में भी तो कुछ होगा ना। वहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बहुत सारे साइटोप्लाज्म एक समुद्र की तरह, उसमें बहुत सारे नावें चल रही हैं, कोई माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से चला रहा है, कोई गोल्जी अपैरेटस के नाम से चला रहा है। तो वो सारी नाव किस किस की है और किस किस ने उसका भार संभाल रखा है, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स के नाम से हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेल डिवाइड करते हैं, ऑफकोर्स सेल डिवाइड करते हैं और एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके इतने सारे सेल्स में रिप्रोड्यूस हो जाता है कि एक ह्यूमन बन जाता है। तो हम वो डिवीजन को समझेंगे कि एक्चुअली में सेल में डिवीजन कैसे होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे कि सेल क्या है, कैसे बनती है। ऑफकोर्स हमारा इंटेंशन यहाँ पे बायोलॉजिस्ट बनना नहीं है, हमें सिर्फ एसएससी का एग्जाम क्लियर करना है। उससे ज़्यादा हम इस टॉपिक को डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ऑफकोर्स उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि उस टॉपिक को उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी वो डिजर्व करता है, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट गेनिंग दैट मार्क्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट लर्निंग अ टॉपिक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम तो एटलीस्ट उस तरीके से करें कि आपको ये आगे चल के कॉन्फिडेंस दे कि आई नो अबाउट दिस, ठीक है। तो वैसे ही हम सेल को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? अब जब भी हम सेल पढ़ते हैं, आप कहीं से भी सेल के बारे में सुनेंगे तो सब आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में सबसे छोटी चीज़ आप क्या लगाते हैं? सबसे छोटा, कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया है उसमें सबसे छोटी ईंट होती है, जिससे वो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो वैसे ही हमारा जो पूरा शरीर है, एज अ ह्यूमन बॉडी, एज अ प्लांट, एज अ एनिमल, एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग एंटिटी हैं वो सब, उनकी जो फंडामेंटल और बहुत बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो सेल है। जब उनको बहुत ज़्यादा ब्रेक करते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सबसे फंडामेंटल चीज़ एटम होती है, और उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है। लेकिन वैसे ही बायोलॉजी में हम साथ में समझते हैं कि सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ का, और दूसरा ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है।
होपफुली इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ऑफ कोर्स अब एसएससी ऐसे क्वेश्चन तो नहीं करता कि भाई सेल को डिफाइन करो, बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट था तो उससे ज़्यादा हम इसको लिखिए। अब इतना टाइम नहीं देंगे, बस इतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ लिया। देखिए जब आप सेल को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा सेल का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि ये मिल बांट के टिश्यू बना देती हैं। और जब मिल बांट के टिश्यू बनते हैं, जैसे समझिए कि इंडिविजुअल है सेल कई सारे लोगों ने मिलकर, तुम दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप बना दिया जिसको तुमने टिश्यू कह दिया। अब उस ग्रुप ने मिलकर ऑर्गन बना दिए। जैसे तुमने ऐसे ही 3-4 ग्रुपों ने मिलकर एक छोटी सी कंपनी से एक बड़ी सी कंपनी बना दी जिसको हमने ऑर्गन कह दिया। अब इन सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया जिसको आपने समझिए बहुत सारी कंपनीज बड़ी बड़ी मिलकर हमारी इंडिया की पूरी इकोनॉमी बना रही है, तो वैसे ही ऑर्गन सिस्टम बना दिया। और जब ऑर्गन सिस्टम बन गया तो उससे बन गया आपका पूरा ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ही जब ये ऑर्गन सिस्टम बन गया, हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से बन गई, सबकी ज़रूरतों की चीज़ें बैलेंस होने लग गई, तो हमारी सोसाइटी बैलेंस्ड हो गई, हमारी सोसाइटी एज अ नेशन बन गई, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है सेल के लिए, इसलिए हम सेल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सेल टिश्यूज़ में कन्वर्ट होती है, टिश्यूज़ कैसे ऑर्गन्स बनते हैं, कैसे ऑर्गन सिस्टम बनता है, कैसे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो चलिए अब इतना ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंस समझा है, तो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसकी डिस्कवरी की हिस्ट्री को समझना कि सेल क्या अचानक रातों रात डिस्कवर हो गई। हाँ, रातों रात ही हो गई एक्चुअली। अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, अब बहुत ही सूक्ष्म चीज़ को हम आराम से देख सकते हैं। जिस टाइम पे सेल की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम का टाइम पीरियड था 1665, और सेल को देखने जैसी कोई चीज़ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाई नहीं गई थी, इसलिए इसको समझ पाना उतनी बारीकी से इतना ईजी नहीं था। बट एक बहुत ही उम्दा साइंटिस्ट थे जिनका नाम आप सबने सुना होगा, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क होता है, कॉर्क क्या होता है, जो आपकी पेड़ की छाल होती है, छाल जो होती है, जो आप लोग घर में दालचीनी यूज़ करते हैं ना, सिनेमन होता है, तो सिनेमन एक्चुअली में किसी पेड़ का छाल होता है। तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा उन्होंने लिया और उस कॉर्क को स्टडी करके उन्होंने ये पता लगाया कि एक्चुअली इसमें कुछ हनी लाइक कंपार्टमेंट है। जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, कुछ ऐसे ऐसे करके एक हनी लाइक कंपार्टमेंट होते हैं, कुछ ऐसे करके। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, तो पार्डन मी फॉर दिस। कुछ ऐसे करके एक स्ट्रक्चर समझिए, कोई स्ट्रक्चर सा फॉलो हो रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से एक स्ट्रक्चर सा फॉलो हो रहा है। तो कुछ ऐसे हनी लाइक कंपार्टमेंट्स थे उस पर, और जब उन्होंने उसको समझा तो उन्हें कुछ समझ में आया कि ये कुछ क्लोज चैम्बर जैसा दिख रहा है। जब उसको माइक्रोस्कोप में और ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करी कि कुछ क्लोज्ड चैम्बर जैसा दिख रहा है। क्लोज चैम्बर का मतलब है कुछ क्लोज्ड रूम जैसा दिख रहा है, कि कुछ ऐसा कमरा सा है और वो चारों तरफ से बंद है, ठीक है। तो उसको उन्होंने वहीं से नामकरण भी कर दिया। वो लैटिन की डिक्शनरी खोल के शब्द ढूंढने बैठ गए कि भाई क्लोज रूम का नाम क्या होता है। तो वहाँ से उन्हें शब्द मिल गया सेलुला, और जब उन्हें वो शब्द मिल गया तो उन्होंने सोचा ठीक है ये इसका नामकरण कर देते, क्यों ही इतना सोचना। तो वहाँ से उन्होंने उसका नाम भी रख दिया कि भाई आज से तुम इस पूरे विश्व भर में सेल के नाम से जानी जाओगी, ठीक है। तो वैसे हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने डिस्कवरी भी कर दी। लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि जब इन्होंने मैंने आपको बता दिया कि सेलुला पूछ लेता है कई बार, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है इस चैप्टर में पूछने के लिए, और भी बहुत है। सेलुला एक लैटिन वर्ड है, पर फॉर दैट मैटर जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़ ही लेता है ना, लैटिन वर्ड है। चलिए हम बात करते हैं कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल एक्चुअली में डिस्कवर करी थी वो क्या थी। वो एक डेड सेल थी, वो एक डेड सेल थी, मृत सेल थी, मरी हुई सेल थी। वो एक्चुअली में एक्टिव नहीं थी, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा जान नहीं पाए थे, ठीक है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फिर से होती है, और वो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आपकी होती है 1674 में। 1674 में एंटियोनो ल्यूवेनहॉक
हॉक एक साइंटिस्ट थे, वो ऐसे ही घूमने गए थे। वो एक्चुअली एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो एंटिनो लीवेनहॉक एक्चुअली कुछ और रिसर्च कर रहे थे, उनका ये इंटेंशन ये था कि उन्हें सेल खोजने के लिए बैठना है। लेकिन जब वो पॉट वाटर को लेके आते हैं, तो जब वो पॉन्ड से वाटर लेके आ रहे थे तो उनकी नाखूनों में कुछ मिट्टी लग गई, और जब वो उसको मिट्टी को पास से देखते हैं और साफ करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें छोटे से कुछ कुछ बहुत छोटे से ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखे, कुछ मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आया इनके बारे में मैं जानूँ। तो जब उन्होंने उनको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करी तो उन्हें समझ में आया ये कुछ सेल जैसा है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ सेल जैसे हैं। तो वहाँ से उन्होंने उस सेल को जो पहले डिस्कवर करा, जो पहली लिविंग सेल डिस्कवर करी, वो एक बैक्टीरिया था। वो एक बैक्टीरिया का सेल था। तो पहली जो लिविंग सेल थी वो एक बैक्टीरिया की सेल थी। एंटिनो लीवेनहॉक जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के रेस्पेक्ट से, तो उसको भी हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बाकी सिर्फ बैक्टीरिया के सेल के बारे में नहीं बताया, इन्होंने बताया प्रोटोजोआ, इन्होंने बताया यूग्लिना, इन्होंने इसके साथ में स्पर्म सेल के बारे में भी बताया कि सेल सिर्फ बैक्टीरिया के सेल नहीं होती हैं, बैक्टीरिया में सेल नहीं होती, इन सब में भी सेल होती है। तो जब इन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया तब जाके सेल को और ज़्यादा एक्सपेंशन मिला और ज़्यादा उसको उस लेवल पे जाके पढ़ा गया। तो लेकिन ये तो हम अभी तक बैक्टीरियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे सेल को देख रहे थे। लेकिन जो फर्स्ट प्लांट सेल थी, वो फर्स्ट प्लांट सेल क्या थी? आप सबने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, होपफुली आप 9th-10th में होंगे, तो आपके स्कूल में मैम ने वो प्याज मंगाई होगी ना, प्याज का छिलका लेके आना, फिर माइक्रोस्कोप में उसको दिखाया होगा। तो वो जो थी फर्स्ट प्लांट सेल, वो हमने अनियन पील में देखी थी। अनियन का वो जो झिल्ली होती है ना, ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली होती है, उसको हमने देखा था। तो वो फर्स्ट हमारी प्लांट सेल थी। ठीक है, अब इनके बारे में इतना ही हम समझेंगे। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, बुक को और समझ लेते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इनकी इंपॉर्टेंट बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ हम सेल की और सेल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज और देख लेते हैं जो हमें याद करनी होती है। एक होती है रॉबर्ट ब्राउन और एक है पुरकिंचे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया सेल में, और जो पुरकिंचे थे, पी से पुरकिंचे और पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंचे और पी से प्रोटोप्लाज्म। तो अभी हम सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड सिर्फ यही क्वेश्चन डील करेंगे कि सेल की डिस्कवरी में क्या क्या आता है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, लिविंग सेल के बारे में किसने बताया, डेड सेल के बारे में किसने बताया। तो डिस्कवरी से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आउटर कवरिंग की बात करें सेल की, तो मान लेते हैं कुछ सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने ये एक रैंडम स्ट्रक्चर लिया है सेल का। तो ये जो आउटर कवरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या का मेम्ब्रेन? सेल का मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छा जो सेल का मेम्ब्रेन होता है वो कैसे बना होता है। सेल का मेम्ब्रेन, इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई, डिस्कवरी से ही रिलेटेड वो पॉइंट है सेल की थ्योरी पे। सेल की थ्योरी पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सेल की थ्योरी किसने दी? सेल की थ्योरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातें चली थी, और जो थ्योरी दी थी वो एक्चुअली में एक बोटनिस्ट थे, एक जियोलॉजिस्ट थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, शेल्डन एंड स्वान करके नाम था उनका। इसी सेल की थ्योरी को इसी नाम से जाना भी जाने की शेल्डन और स्वान की थ्योरी थी। तो उन्होंने क्या बोला था, शेल्डन और स्वान ने साथ में मिलकर 3 पोस्टुलेट्स दिए। पहला पोस्टुलेट क्या आया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल से बने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये स्टेटमेंट फर्स्ट आया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल थ्योरी बाय शेल्डन
एंड बाय शेल्डन एंड श्वान। ठीक है, शेल्डन एंड श्वान की ये जो थ्योरी आई थी आपकी, आई थी 1828 में, और इनके 3 पोस्टुलेट थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल। और दूसरा पोस्टुलेट क्या था? अब मैंने बताया कि शेल्डन और स्वान में एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, एक पेड़ों के बारे में जानते थे, जानवरों के बारे में जानते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो पेड़ों के बारे में जानते हैं, उन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स मेड ऑफ प्लांट सेल। और जो दूसरे थे उन्होंने भी अपने विचार रखते हुए कह दिया कि तुम प्लांट के बारे में कह रहे हो तो मैं एनिमल के बारे में कह दूंगा कि ऑल एनिमल मेड ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, तो ये 3 पोस्टुलेट आए थे। बस सिंपल, हम ज्यादा सरदर्दी नहीं लेंगे, इतना जानना है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, ये हमारी सेल थ्योरी कहती है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च हुई और रिसर्च करी। बर्शॉफ के नाम से एक साइंटिस्ट थे, कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि सेल की थ्योरी को फर्दर किसने और अच्छे तरीके से समझाया है, तो बर्शॉफ ने समझाया था। तो बर्शॉफ के कहते हैं भाई तुम दोनों की बातें तो मैंने मान ली, लेकिन प्लांट सेल को तुमने प्लांट सेल कह दिया, प्लांट सारे प्लांट सेल से बने हैं, एनिमल सारे एनिमल सेल से बने हैं, बट इस बात से तो मजा नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हम इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो उन्होंने बोला ओमिनस सेलुला ई सेलुला। अब ये कौन सा मंत्र है? ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ओमिनस सेलुला ई सेलुला का मतलब है, बर्शॉफ कहते हैं कि जितनी भी सेल हैं, जितनी भी अब सेल आ रही हैं, जो भी हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हो रही हैं। इसका मतलब वो कह रहे हैं ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितनी भी सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। बस इसके बारे में हमें इतना ही समझना है कि सेल थ्योरी को शेल्डन और श्वान ने 1828 में दिया था, बर्शॉफ ने फर्दर मॉडिफाई किया। उन्होंने बोला कि जितनी भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम इसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब हम सीधा अपने डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि हम मेम्ब्रेन के बारे में समझते हैं। ठीक है, हम आउटर कवरिंग के बारे में समझते हैं कि सेल के आउटर कवरिंग क्या है। सेल की आउटर कवरिंग क्या है? मैंने आपको बताया कि सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है उसकी, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? पहले तो इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। इसका नाम तो पहचान लिया है, अब इसके थोड़े से रंग ढंग और समझ लेते हैं कि भाई कैसे पहचानेंगे। तुम ही सेल मेम्ब्रेन का नाम तो सुन लिया, थोड़े अपनी हाइट और अपने बारे में थोड़ा और कुछ बता दोगे तो मजा आ जाएगा, तो पहचान लेंगे भीड़ में। तो उसी के हिसाब से हम सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इलास्टिक होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है। थिन आपको समझ में आता है, बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत पतली होती है, फ्लेक्सिबल है कि बहुत रिजिड नहीं होती है, मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है। इलास्टिक भी वैसे ही होता है। दूसरी चीज कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल से सिर्फ इतना समझना है कि जैसे आपके घर का गार्ड होता है ना, आप अपनी सोसाइटी में एक गार्ड रख देते हैं, तो गार्ड क्या करता है आपका? गार्ड क्या करता है? जिनको वो जानता है उनको अंदर आने देता है, जिनको नहीं जानता उनको अंदर नहीं आने देता। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब यही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिनको जानते हैं उनको अंदर आने देगी, जिनको नहीं जानते उनको अंदर नहीं आने देगी। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। और वो मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? प्रोटीन और लिपिड्स। प्रोटीन एंड लिपिड्स के मिलके बने होते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं वो प्रोटीन और लिपिड्स के बने होते हैं। ये एनगल्फ करने में हेल्प करती है। एनगल्फ का मतलब होता है सिर्फ इतना जानिए कि किसी चीज़ को
को बाहर से निकलने में हेल्प करती है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम जानेंगे कि थीम है फ्लेक्सिबल है, मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, गार्ड की तरह बिहेव करती है, कौन सी चीज़ अंदर आएगी कौन सी चीज़ नहीं आएगी इस चीज़ को डिसाइड करती है। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ये एक सेल का लिविंग कॉम्पोनेंट है, ये डेड नहीं होती है, ये लिविंग होती है। फिर आता है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। इसके साथ में एक और चीज़ बताती हूँ, नहीं वो एक्चुअली सेल वॉल का पार्ट है, ठीक है, एंगल्स करने में हेल्प करती है और लिविंग होती है। तो इसके बारे में सिर्फ हम इतना ही जानेंगे। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस क्या है, आपने एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप किशमिश को पानी में रखते हैं तो वो सुबह तक फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसने बाहर से पानी को, उसकी जो बहुत सूक्ष्म झिल्ली होती है वो बाहर से पानी को अंदर आने देती है, अंदर पानी भर जाता है तो उसको फैला देता है। तो वही हमारा सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का जो रोल है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारे लेक्चर का रहेगा उसमें हम मूवमेंट पढ़ेंगे कि मूवमेंट कैसे होता है सेल के क्रॉस, कैसे डिफ्यूजन होता है, सेल से कोई चीज़ अंदर आती है कोई चीज़ बाहर जाती है, कौन सी चीज़ को वो गार्ड आने देगा कौन सी चीज़ को नहीं आने देगा, क्या उनका क्राइटेरिया है, वो डिफ्यूजन है, वो ऑस्मोसिस है, इस सबको हम समझेंगे। फिर सेल वॉल को समझेंगे, फिर उसके बाद इनर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, मिडिल के बारे में मैंने बताया था साइटोप्लाज्मा और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में हमने अभी बहुत ही ब्रीफ में इंट्रोडक्शन को समझा है। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ये बहुत बड़ा चैप्टर बनता है हमारे बायोलॉजी का। सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ये मेजर कंपोनेंट खत्म कर देते हैं हमारी बायोलॉजी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा फैक्ट लोडेड नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। इसलिए बस थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। कोई रिकैप ये है कि हमने डेफिनेशन पढ़ी है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया, डेड सेल्स हुई, फिर लिविंग सेल डिस्कवर हुई, फिर कैसे न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने करी और प्रोटोप्लाज्मा की डिस्कवरी किसने करी। जब हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा तो हमने रॉबर्ट ब्राउन को पढ़ा कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर कर रही थी, पुरकिंचे ने प्रोटोप्लाज्मा डिस्कवर करा था, और आपका एबी न्यूमैन-हॉक ने आपका क्या बोलते हैं लिविंग सेल को डिस्कवर करा था, जिसे उन्होंने बैक्टीरियल सेल बोला था। उसके साथ साथ उन्होंने प्रोटोजोआ, यूग्लिना और स्पर्म सेल के बारे में भी बताया था। वो बहुत बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इनफैक्ट वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाने भी जाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सेल थ्योरी क्या थी, शेल्डेन और स्वान ने सेल थ्योरी की थी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सेल से बनी होती हैं। वर्चॉप आए थे, उन्होंने उसको फर्दर मॉडिफाई करा और बोला कि भाई ठीक है सारी चीज़ें सेल से बनी होती हैं, लेकिन जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है, नई सेल पुरानी सेल से ही आ रही है, कुछ भी नया क्रिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ पुराना ही नए रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब हमारे फिर वर्कशॉप ने करा। फिर हमने पढ़ा कि आउटर कवरिंग क्या होती है। आउटर कवरिंग में फिर हमने समझा कि हमारी आउटर कवरिंग में सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझा, मेम्ब्रेन कैसी होती है, इलास्टिक होती है, सेमी परमिएबल होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। और इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा ब्रीफ और बता देती हूँ आपको कि सेल की नेचर के वजह से कि सेल डिवाइड होती है, कितने सेल होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, उसकी ही वजह से हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो सिंगल सेल के बने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं और मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं। जैसे हम ह्यूमन्स हैं, हम मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट सेल्स के बने हुए हैं। तो इस सब को हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझेंगे। एक एक चीज़ को, कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं होगा जो आपका मिस होगा और आपको ऐसा लगे कि आपको इसके बियॉन्ड कुछ जाके समझने की ज़रूरत है। ट्रस्ट मी, मैं जितना भी आपको पढ़ा रही हूँ वो सारी एनसीईआरटी के रेफरेंस में है, प्रीवियस ईयर के रेफरेंस में है, तो कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप बहुत अच्छे से बस मेरे साथ फॉलो करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आई नो बहुत ज़्यादा लोडेड हो रहा है, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट कि हम सिर्फ इतना ही आज के लेक्चर में करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और नेक्स्ट क्लास को बहुत सीरियसली हमें करना है। सो जस्ट कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग और बस एग्जाम को फोड़ के आएंगे। थैंक यू।